Hello everyone, welcome again to the Swami Vivekananda Institute and myself Dr. Aarti Malik, जो आपको केमिकल साइंस पढ़ा रही हूँ किसके लिए, नेट एग्जाम के लिए। तो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये हम पढ़ रहे थे और इसके हम जो है इसका नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के अलावा इसके अंदर हमने पढ़ लिया है कि आइसोमेरिज्म किस किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल के जितने टाइप्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी। आज जो है हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपके एग्जाम जो है दिसंबर के लास्ट वीक में है और उसके लिए जो है अब आपके पास अराउंड 1 मंथ बचा हुआ है, तो बहुत ही कम टाइम है मेरे ख्याल से ये। तो जो लोग सीरियसली नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि ये एक जो महीना है लास्ट वाला, इसमें अपनी पूरी जान लगा दो, जितनी हो आपके पास, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सको उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनो, जितना ज़्यादा आप पूरे अपने दिन का हिस्सा जितना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को दे सके उतना ज़्यादा दीजिए। और इसके साथ-साथ अपने दिमाग को थोड़ा-सा फ्रेश रखिए, थोड़ा-सा ऐसा रखिए कि वो चीज़ें सेव कर सके। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँ या बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें पढ़ ली है बट आप कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो वैसा नहीं करना है। अब जो है आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में आप उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है एग्ज़ाम में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। एक तो आप टाइम बहुत ज़्यादा ले देते हो एक क्वेश्चन के लिए। घर पे जो क्वेश्चन आप आराम से 2, 4, 5 मिनट में कर सकते हो, वहाँ उसमें 10-10, 15-15 मिनट लग जाती है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम की हुई होती है, आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद नहीं आते। दूसरा, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि आपको एक लिमिटेड टाइम है आपके पास, ठीक है। इतने घंटे का टाइम है, इतने घंटे में आपको कंप्लीट करना है। वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो आपने नहीं लिया होता है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने का तरीका क्या है? इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि घर पे बैठ के पूरा एक वो लगा के, टाइमर लगा के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि एक क्वेश्चन को इतने मिनट में करना है, इतने 10 क्वेश्चंस इतने टाइम में करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। यही चीज़ जो है लास्ट के टाइम में यही होता है। लास्ट में ये नहीं कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ने बैठ गए, उसमें 2-2 3-3 दिन निकाल दिए, पढ़ते रहे किसी भी टॉपिक को, या फिर रिवीजन में पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसे रिवाइज करने का मतलब होता है कि आपको, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी है, सपोज करो कि आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन ही लगा लेते हैं कि आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है और अब आपको वो रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दोबारा से पढ़ने बैठ जाएं उसको, कि पूरा जो आपके नोट्स है या जो बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, पहली चीज की मटेरियल जो है आपका एक जगह हो, 10 जगह से नहीं पढ़ना कि एक आपके नोट्स हो गए, दूसरी आपकी बुक हो गई, तीसरा आपने इंटरनेट ले लिया, चौथा आपने कोई क्लास टीचर ने पढ़ाया वो ले लिया। ये सब नहीं करना। इन सब को कंपाइल करके अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और उसी से आपने लास्ट में रिवाइज करना है। यानी कि आपको हर एक टॉपिक एक कंपाइल्ड फाइल में रखना है और लास्ट में वही उठानी है। 10-10 बुक्स लास्ट में नहीं उठानी, और उसकी भी मेन चीजें रिवाइज करनी है। जैसे फिजिकल में है कोई फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, फिर उनकी एक समरी बना ली 1 पेज की, और जो बिल्कुल एंड का रिवीजन होगा, जो लास्ट में 1 या 2 दिन का रिवीजन होगा, उसमें सिर्फ ये पतली सी कॉपी में सब टॉपिक्स की समरी बना लेनी है, लास्ट में वो पढ़नी है। तो रिवीजन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रिवीजन ऐसा होता है कि बस आपने एक टॉपिक को 1 घंटे में रिवाइज किया और उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा आप कर सके क्वेश्चन उतने ज़्यादा करें। क्वेश्चंस ही वो चीज़ है जो आपके दिमाग में जो है कोई भी टॉपिक को सेव कर देंगे ऑटोमेटिकली। ना आपको रटना पड़ेगा, ना बार-बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। और दिवाली जो है, अब आपके दिवाली भी चली गई है। दिवाली की जो छुट्टियाँ थी, जिसमें छुट्टियाँ मतलब नहीं कह सकते, उनके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि एक तरीके से होता है कि 3-4 दिन बिल्कुल आप कुछ पढ़ नहीं पाते, आपका ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है।
ठीक है, तो वो 3-4 दिन में निकल गए। अब आगे आने वाले टाइम में आप पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं। जो वो टाइम वहाँ पे निकला है उससे ऑब्वियसली आपका दिमाग भी रिफ्रेश हुआ होगा, ऐसा लग रहा होगा कि अब उतना बर्डन नहीं है। ठीक है, तो आप दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करें, अपनी रिवाइज करना है जो भी चीज़ें कर रहे थे, तो फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, सिस और ट्रांस आइसोमर जिसमें बनते हैं, बहुत ही सिंपली हम लोग ये बोलते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस जिसमें दो सेम चीजें सेम साइड होंगी, ट्रांस जिसमें दो सेम चीजें ऑपोजिट साइड होंगी। ठीक है, तो उनको कहते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर। और जहां पे ये बनने की पॉसिबिलिटी होती है, बन सकते हैं इस टाइप के आइसोमर्स, उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि कौन सा आइसोमर सिस है, कौन सा आइसोमर ट्रांस है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब चाइल्डिश क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते। नेट के एग्जाम में बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि आपको एक कंसेप्ट से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ जो चीज है वो चीज आपको सिलेबस में मेंशन नहीं होगी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिलेबस में उसने इस तरीके से लिखा नहीं होगा कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक कॉमन टॉपिक लिखा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर अलग अलग चीजें बना के अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खुद सोचना है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से नहीं बन सकते। इतना इजी सामने सामने से नहीं बनेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज है। तो उसी से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं वो है कि आप कभी कभी आपसे पूछ लेता है सिस और ट्रांस में डिफरेंस, डायरेक्टली नहीं, यहाँ भी कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें दो आइसोमर दिए होंगे सिस और ट्रांस, और उसमें कोई एक रिएजेंट दे देगा या कुछ भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा रिएक्ट करेगा इसके साथ। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगा। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप कहेंगे कि हम तो देख के बता सकते हैं कि ये ग्रुप सिस में लगा है, ये ट्रांस में लगा है, तो ये सिस आइसोमर हुआ, ये ट्रांस आइसोमर हुआ। बट अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला दे दे, वो ना दे, ये लगा के सिस और ट्रांस लिखा होता है, तब आपको पता चलता है कि ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, या फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ना दे, सिस ट्रांस लिख के ना दे, एक नॉर्मली आपको कंपाउंड बना के दे दे ML6 या L3A3B3, और आपको ना बताए कि ये सिस है या ट्रांस है, आपको पता ही ना चले, तो आप किस तरीके से बताएंगे कि ये सिस है कि ट्रांस है। तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 3 मेथड्स हैं जिन तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स को। फर्स्ट वन इज द डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट करके। डाइपोल मोमेंट जो होता है ट्रांस आइसोमर का 0 होता है, और सिस आइसोमर का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही बेसिक चीज है। अब आपसे यहाँ वो पूछेगा नहीं कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, नहीं। जो चीजें आपने केमिकल, मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में जो चीजें आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं हर जगह अप्लाई होंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब डाइपोल मोमेंट हमने कहाँ पे पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दीज क्लासेस विद दैट टॉपिक, दैट वाज केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो बहुत बेसिक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन भले ही कम आते हों बट वो आपको काम हर जगह आएगा। वो आपको ओवरऑल केमिस्ट्री की, ओवरऑल जो बिहेवियर होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का, उसके बारे में बहुत चीजें बताएगा, और वही यूटिलाइज करके आप आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज आई है दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट।
तभी आप आगे के क्वेश्चन आगे समझ पाएंगे कि डायपोल मोमेंट को मेजर कैसे करें। अब एग्जाम में आपके पास कोई इक्विपमेंट तो होगा नहीं कि आप उठा के उससे डायपोल मोमेंट मेजर कर सके। तो डायपोल मोमेंट मेजर करने का तरीका कैसे है, कैसे इसको पता चलता है किसका ज्यादा है किसका कम है, कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायपोल मोमेंट होता क्या है, जैसे कोई भी बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, सपोज करो ये दो एटम्स है, इनके बीच में कोई बॉन्ड बना है, तो अगर दोनों एटम सिमिलर नेचर के हैं, ठीक है, दो सिमिलर नेचर के एटम है, सपोज करो ये एटम Cl है और ये भी एटम क्या है, Cl है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई है, और एक जो बॉन्डिंग हुई है वो ही है H और Cl के बीच में। ठीक है, आपके सामने दो तरीके की बॉन्डिंग है, पहली जो Cl के बीच में है, यानी कि सेम एटम्स के बीच में, दूसरी में एक तरफ H है और एक तरफ Cl है। अब ये कुछ ऐसा मान के चलो कि दो सेम स्ट्रेंथ के लोग, सेम वेट के लोग किसी रस्सी को पकड़े हुए हैं, दो सेम वेट के लोग हैं जिन्होंने किसी एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और वो उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का वेट सेम है, मतलब दोनों सेम पावर लगा रहे हैं खींचने में, तो ये रस्सी किधर भी नहीं जाएगी, सेम एक जो है एक उसी पोजीशन में रहेगी, उतना ही वो खींच रहा है उतना ही वो प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ। तो ये जो रस्सी सपोज करो ये है एक इधर से खींच रहा है किधर से, तो ये यहीं पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, किधर भी मूव नहीं करेगी। बट अगर इसमें आप एक तरफ कम स्ट्रेंथ वाला पर्सन हो और दूसरी तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, मतलब एक जो है ज्यादा पावर लगा रहा हो, दूसरा कम लगा रहा हो, तो जो ज्यादा लगा रहा है ये उसकी तरफ खिंच जाएगी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ बॉन्ड्स में भी होता है, वैसे ही समझना है। दो सेम टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, सेम टाइप का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे देखनी है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, ये किसको खींच रहे हैं, ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है, ये जो इनके न्यूक्लियस है वो किसको खींच रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अपनी तरफ खींच पाएगा, ये देखना है। जो अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा उसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, और जिससे दूर चला जाएगा उसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, डेल मतलब पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। आपने सुना होगा अगर कोई भी बॉन्ड टूटता है तो ये जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, बॉन्ड का टूटना दो तरीके से हो सकता है, होमोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक फिशन। ठीक है, होमोलाइटिक, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। ठीक है, होमो का मतलब सेम, यानी कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो गए, ए बी और बी बी, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसको कुछ ऐसे मानो कि दो लोग थे जिन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया, उन्होंने अपना क्या किया, इक्वल इक्वल पैसे लगाए, और जब वो बिजनेस फेल हो गया, कुछ भी उनको पार्टनरशिप अब नहीं रखनी है, तो अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए बिल्कुल इक्वली। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली क्या, किसी एक का नेचर अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तो क्या होगा कि कोई एक उनमें से अगर बेईमानी कर ले और वो सारा पैसा लेके निकल जाए, तो वो क्या हुआ, हेटेरोलाइटिक फिशन। ठीक है, होमोलाइटिक होना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मली हेटेरोलाइटिक होता है, कोई एक जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और दूसरा रह जाएगा रोता हुआ, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, जो रोता रह गया उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो लेके खुशी से चला गया उसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, तो पूरा माइनस और पूरा प्लस यहाँ आता है जब बॉन्ड टूट गया है। जब बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड स्टिल है, लेकिन किसी एक के मन में आ गया है कि बॉन्ड तो तोड़ना है और इलेक्ट्रॉन लेके भागने हैं, दिमाग में उसके आ गया, अभी उसने ये किया नहीं है, तो वो आता है पार्शियल चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड अगर किन्हीं दो ऐसे एटम्स के बीच में बना हो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, तो क्या होगा, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जिससे कि बॉन्ड बना है, ये उसकी तरफ रहेगा अट्रैक्टेड। ठीक है, ये होना सेंटर में चाहिए एग्जैक्टली,
दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन बीच में ना रह के यहाँ Cl Cl के बीच में होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के कमीने हैं। Cl एटम का नेचर सेम है दोनों का, बट यहाँ पे क्या है, H और Cl है, Cl का नेचर अलग है, इलेक्ट्रॉन छीनने लेके भागने का नेचर है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इसकी तरफ। तो बॉन्ड अब कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका H, ये हुआ Cl, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी तरफ ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू H के, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, तो ये एक तरीके से दो पोल्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ये पोल्स डेवलप हो गए हैं, ये है नेगेटिव पोल और ये है पॉजिटिव पोल, पोल्स। ठीक है, पोल्स का मतलब क्या है, सिरे, दो सिरे डेवलप हो गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहीं से वर्ड आया है क्या, डाईपोल। डाई मीन्स, डाई का मतलब होता है दो, और पोल आपको पता ही है, दो पोल, तो दो पोल डेवलप जहां हो जाए वहीं पे आ जाता है डाईपोल मोमेंट। ठीक है, तो वो डाईपोल मोमेंट जब हम मेजर करते हैं, एक बॉन्ड का मेजर करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ एरो लगाते हैं, तो जो HCl बॉन्ड है इसका डाईपोल मोमेंट अगर आपको लिखना हो, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, इधर की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो ये इधर की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको ऐसे शो करेंगे, जिधर ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एरो लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किन के अंदर होता है, हेटेरो एटमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो और हेटेरो। अगर मैं डाई एटमिक की बात करूं तो डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स दो तरीके के, होमो और हेटेरो, जैसे कि आपका N2 है, O2 है, H2 है। ठीक है, Cl2, यहाँ पे हुआ आपका HCl, HF, ठीक है, NH3, ये नहीं आएगा NH3। तो जैसे N2 है, N में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों एटम सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों उसको इक्वली खींचेंगे, यानी कि दोनों के सेंटर में रहेगा बिल्कुल, तो कोई भी डाइपोल मोमेंट जरूर नहीं होगा, क्योंकि जितना ये इधर खींच रहा है इसको, इतना ही इधर खींच रहा है। डाइपोल मोमेंट आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन कितना खींच पा रहा है, अगर दोनों इक्वली खींच पा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट उस पर्टिकुलर बॉन्ड का 0 है। अगर एक अलग एटम है दूसरा अलग है तो दोनों अलग अलग तरीके से खींचेंगे उसको, तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि सिस और ट्रांस का केस, इस सिस और ट्रांस की क्या कहानी है, उसमें डाइपोल मोमेंट का क्या रोल है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। मैं नॉर्मल से समझाती हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाद में समझाऊंगी, पहले एक नॉर्मल सिस और ट्रांस ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एल्कीन्स का। Cl, H, ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये आइसोमर क्या है, ट्रांस आइसोमर, और ये है सिस आइसोमर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जब आपको देखना है ना, डाइपोल मोमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल का देखना है तो सारे बॉन्ड्स का देखना होता है, अलग अलग बॉन्ड का देखते हैं, फिर वो सम होता है और तब पता चलता है कि डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का या पूरे कंपाउंड का कितना होगा। तो सिस और ट्रांस में आप क्या करेंगे, कितने बॉन्ड्स हैं आपको ये देखने हैं। अब जैसे यहाँ ये वाला बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन सेम है, तो इस वाले बॉन्ड का हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना किसका है, देखना है इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Cl है, तो ऑब्वियसली Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो CCl जो बॉन्ड होगा उसका डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो होगा डाइपोल मोमेंट जो होगा इस वाले बॉन्ड का इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का इधर की तरफ होगा, तो इस जितना यहां से अगर हम मान के चले, जितना ये इसको पुल कर रहा है उतना ही ये कर रहा है,
तो दो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट के फोर्सेस लगा दिए जाए तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना ये इसको इधर खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा है, तो ये वाला जो है इसको कैंसिल आउट कर देता है। सेम होगा इसके केस में, इधर ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ट्रांस आइसोमर में क्योंकि दो ट्रांस पोजीशन पे होते हैं, ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं, तो क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को। इसीलिए इसके लिए ट्रांस आइसोमर के लिए म्यू की वैल्यू हो जाती है 0। और जो सिस आइसोमर होता है, जितना ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इधर कर रहा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका म्यू नॉट इज इक्वल टू 0। हमको एग्जैक्ट डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट कितना होगा, जितना भी होगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि इसका तो 0 है। तो ऑलवेज सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन द ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे देखेंगे, जैसे कोई स्क्वायर प्लानर है टेट्राहेड्रल में ये चीज नहीं होती, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो है ट्रांसपोजिशन पे लिगेंड्स नहीं होते हैं। स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल में हमें देखना है। ये स्क्वायर प्लानर है, यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी लगा लीजिए, कॉपर लगा लीजिए, कॉपर मेटल है। कॉपर मेटल के साथ यहाँ पे कोई लिगेंड है NH3, अमोनिया यहाँ पे भी है NH3, ठीक है। यहाँ पे कोई लिगेंड लगा दीजिए Cl, यहाँ भी क्या है Cl। तो ये वाला हमारा आइसोमर क्या है, ट्रांस आइसोमर है। और अगर इसी का बना दिया जाए सिस, Cl Cl NH3 NH3। अब देखिए ये एक 180 की सीधी लाइन पे है दोनों Cl, तो ये वाले बॉन्ड का Cu Cl बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। इधर देखिए, इधर वाले बॉन्ड का इधर, तो जितना ये इसको इधर पुल करेगा उतना ही वो उधर करेगा, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। सेम हम इस वाले केस में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0। म्यू डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए होगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट से आपको क्या पता चला कि डाइपोल ट्रांस का 0 आता है और सिस का ज्यादा आता है। तो आप जो है डाइपोल मोमेंट मेजर करके, जो मैंने अभी आपको बताई थी चीज, मेथड्स जो हम पढ़ रहे थे, डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट, ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से, ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप सिस और ट्रांस आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला तरीका हुआ डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट। ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर आपको कोई दो आइसोमर्स दे देगा और बोलेगा कि इनके डाइपोल मोमेंट इतने इतने हैं, तो बताइए कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। इतना सिंपल आता तो नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज होके आ जाती है, बट आपको हर तरीके से क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए। आपने ये एक चीज पढ़ ली है कि डाइपोल मोमेंट को मेजर करके सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब ये बात आपके दिमाग में सेव हो गई है, वो कैसे भी पूछे, घुमा के फिरा के इधर उधर, आपको एक्टिव रहना है और अपना दिमाग यूज करना है वहां पे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करके आना है। अब नेक्स्ट जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगली चीज है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये भी रिलेटेड है डाइपोल मोमेंट से ही, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, IR इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही रिसेंट टेक्निक्स है, IR हुई, NMR हुई, UV, ठीक है, ये सारी चीजें, ये हम जो है मैं एक अलग से इसके ऊपर टॉपिक पढ़ाऊंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। जो क्या होता है, जो आपकी लाइट होती है उसके अंदर, सनलाइट जो आती है, या जो आपकी उसके अंदर अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे एक्सरे का रीजन हुआ, यूवी का हुआ, विजिबल का हुआ, IR का हुआ, ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है उसके अंदर, जिसमें से जो एक विजिबल लाइट है वो अलग है, जिसमें हमें चीजें दिखाई देती हैं। बाकी रेडियो वेव्स है, उनका अलग यूज है, माइक्रोवेव का अलग है, ठीक है, इंफ्रारेड का अलग है, यूवी अलग है, यूवी कहते हैं हार्मफुल होती है,
क्योंकि यूवी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर देती है। तो इसीलिए जो आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो, बहुत सारे एड्स देखते हो यूवी से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यूवी रेज जो होती है हमारी स्किन के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करके हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो बहुत सारी सनलाइट से जो बहुत सारी लाइट्स आती है उनमें से एक होती है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड जो होती है उसी के ऊपर बेस्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम भी इनके उसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्निक्स है जिसमें क्या होता है लाइट एब्जॉर्ब करता है कोई भी कंपाउंड, फिर उसके अंदर क्या होता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, उसके अंदर बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रमोट करने के लिए इनफ एनर्जी अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल को पूरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी इनफ है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। अगर सिर्फ बॉन्ड को वाइब्रेट कर सकता है तो बॉन्ड को करेगा, स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होती है बॉन्ड की स्ट्रेचिंग। कोई भी बॉन्ड है ये स्ट्रेच करेगा इधर उधर, ठीक है। तो वो जो है डिपेंड करता है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, डिटेक्ट कर सकते हैं, या उन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जिनके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज आता हो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में चेंज कब आएगा, अगर पहले से ही डाइपोल मोमेंट 0 है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका म्यू इज इक्वल टू 0, दोज मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है नेट के अंदर। आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा IR इनएक्टिव है या कौन सा IR एक्टिव है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज पॉसिबल है। डाइपोल मोमेंट में चेंज तब होगा जब पहले से उसका अपना कोई डाइपोल मोमेंट होगा। अगर पहले से उसका कोई डाइपोल मोमेंट 0 है तो चेंज भी 0 है। तो जिस आपको देखना है म्यू किसका 0 है और किसका 0 नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला आइसोमर आपका ट्रांस आइसोमर है, Cl ये वाला, Cl ये वाला, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट में चेंज जो होता है वो 0 है, म्यू इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ IR इनएक्टिव। मतलब अगर आप इसको IR में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। IR में स्पेक्ट्रा आता है कुछ इस टाइप का, ये होता है स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपको कोई स्पेक्ट्रम इसके केस में नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए म्यू 0 है। बट सिस आइसोमर के केस में आपको, क्योंकि म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये है IR एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है IR एक्टिव और ये है IR इनएक्टिव। तो डिफरेंस समझ आया, IR एक्टिव और IR इनएक्टिव। तो आप जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे भी किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस और ट्रांस आइसोमर्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये मैंने एक इमेज डाली हुई है किसकी, स्ट्रेचिंग की, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या, ये इधर खींच रहा है इस बॉन्ड को, ये इधर खींच रहा है, तो इसमें क्या है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक इस टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं IR के अंदर। वाइब्रेशन बॉन्ड के, ये जो बॉन्ड है ये वाइब्रेट करता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, जब कोई भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है तब उसके अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। बट ये तभी पॉसिबल है, इंफ्रारेड रेडिएशन ही कोई मॉलिक्यूल तब एब्जॉर्ब करेगा जब उसके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है, सारी चीजें सिमेट्रिक है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो फिर वो IR को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो होगा आपका मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव। ओके, तो अभी तक हमने दो मेथड डिस्कस कर लिया, डाइपोल मूवमेंट हुआ, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों चीजें आपको ध्यान से अपने दिमाग में सेव करनी है। क्वेश्चन अब जिस भी तरीके से आए आपने छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है।
नेक्स्ट है केमिकल मेथड, इसको ग्रीनबर्ग्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल मेथड में क्या होता है देखते हैं। ये है आपका केमिकल मेथड। अब सिस और ट्रांस आइसोमर के साथ साथ आपको एक और चीज रिवाइज करनी है, वो है चीलेटेड कॉम्प्लेक्स। ग्रीनबर्ग्स मेथड जो है या केमिकल मेथड, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है इस चीज के ऊपर कि अगर आप सिस आइसोमर को किसी भी ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड के साथ, मतलब किसी भी बाइडेंटेट लिगेंड की रिएक्शन अगर आप सिस आइसोमर के साथ कराओगे तो क्या होगा, आपका चीलेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 Cl रिप्लेस होके ये आपका ये वाला लिगेंड यूज हुआ ऑक्सिलेटो, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हुआ, दूसरा ऑक्सीजन इसका यहाँ पे बाइंड हुआ, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ओ। ठीक है, ये इस तरीके से बाइंड हुआ, तो एक तरीके से आपका चीलेट कॉम्प्लेक्स बना। चीलेट क्या होता है? जिसमें रिंग बन जाती है। इसमें रिंग बनी है, बिल्कुल बनी है। 1 2 3 4 कितने मेंबर रिंग बनी है? 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। तो जहां पे भी रिंग बन जाए, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड नहीं होती, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर आ जाता है स्ट्रेन। ठीक है, तो जहां पे भी रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां पे हम उसी को कह देते हैं कि ये लिगेंड आपका जो है वो चीलेट लिगेंड है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको कहेंगे हम चीलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिस आइसोमर जो होगा वो जब किसी ऐसे लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि बाइडेंटेट है, तो वो चीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि दोनों लिगेंड जो सिस पे हैं वो क्या कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे इस नए लिगेंड के द्वारा। अब अगर आप यहीं पे ट्रांस आइसोमर को देखें, तो ट्रांस आइसोमर के केस में क्या होगा, Cl एक यहां से रिप्लेस हुआ है, एक यहां से रिप्लेस हुआ है, तो नॉन चीलेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। नॉन चीलेटेड मतलब ये वाला लिगेंड बिहेव करेगा एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल मेथड अगला है कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो था वो था डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट का। सेकंड मेथड जो था वो था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव, वो भी डाइपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो डाइपोल मोमेंट तो आपको पता होना ही चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड जो केमिकल मेथड है, इसमें आपको क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई एक रिएक्शन दे दी और उसमें क्या हुआ, सिस और ट्रांस आइसोमर दे दिए, कोई एक रिएजेंट दे दिया, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें चीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, या कोई चीलेट और नॉन चीलेट कॉम्प्लेक्स दे दिए और आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट बताइए कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है सिस आइसोमर के केस में चीलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ट्रांस के केस में नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये मेथड था डिफरेंशिएट करने के, किसको, सिस और ट्रांस आइसोमर्स को, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल और मिरर इमेज आइसोमरिज्म। इससे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल के कंपैरिजन में भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो है सिंपल है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सिस और ट्रांसफॉर्म को कि ये सिस पे है, ट्रांस पे है। इजीली आइसोमर्स भी ड्रॉ कर सकते हो कि किसके कितने आइसोमर बनेंगे। सिस और ट्रांस 2 ही बनते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल आइसोमर्स बताइए, जिसमें आ जाएंगे आपके ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी, तो सबसे पहले आपको सारे ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करने हैं, उसके बाद उनमें एक एक में चेक करनी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में है, किस में नहीं है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसके 2 फॉर्म बनेंगे, डी और एल, डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी। ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा उसका एक ही फॉर्म रहेगा। सबसे पहले चीज जो आपको समझनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या मिरर इमेज आइसोमेरिज्म में, वो है एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने, जैसे कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल या फिर एसिमेट्रिक सेंटर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल या सुपर इम्पॉसिबल, ये सब चीजें छोटे छोटे से टर्म्स हैं,
ये आपको समझने हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये टर्म्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप जो है समझ पाएंगे। और उसके लिए आपको आना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल आप 3D में इमेजिन कर सको। अब सबसे पहले देखते हैं कि सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। डेफिनेशन क्या दी है ऑप्टिकल आइसोमर्स की? ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस which are non superimposable mirror image of each other। एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। देखिए जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, तो ये वाला ये मैंने एक ड्रॉ किया है, एक आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, एक इधर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बने हैं। मिरर इमेज मतलब एक चीज मिरर में जैसी दिखती है उसके सामने वैसी। ये आपका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। तो जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ऐसे घुमा के ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को पूरा नहीं ढक पाते। इसी को हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को पूरा ढक जाए, दो एक कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज अगर उसको पूरा कवर कर ले पूरे तरीके से, मतलब जो एटम जहां पे है वो वही एटम उसी के ऊपर आए, तो वो हुआ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर ऐसा नहीं हो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे ये है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का दिया हुआ है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि सेम चीजें एक दूसरे को कवर नहीं कर रही है। बट दूसरा है आपका फ्लास्क का, ये कॉनिकल फ्लास्क है जो हम लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर इस फ्लास्क की मिरर इमेज को इसके ऊपर रखा जाए तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगी उसको, तो इसको हम कहेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये एक ही फॉर्म है दोनों। और ये वाला होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों अलग अलग फॉर्म है, एक डी फॉर्म बनेगी और एक एल फॉर्म बनेगी। ओके, तो अब इसी के बारे में पढ़ते हैं आगे। अब हमने देखा नॉर्मल एग्जांपल्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेम चीज अब हमको पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेन जो है कौन कौन से है? टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है और ऑक्टाहेड्रल है। तो आपको क्या करना है? चेक करना है हर एक कंपाउंड को लेके उसके अंदर कि उसकी डी फॉर्म बन सकती है, एल फॉर्म बन सकती है कि नहीं, वो मिरर सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल चेक करना है। और उसको चेक करने के कौन कौन से तरीके हैं वो देखते हैं। दो चीजें हैं मेन, एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ सब्सटेंस टू बी कायरल। कायरल और नॉन कायरल क्या होता है? कायरल और नॉन कायरल हम टेट्राहेड्रल से समझ सकते हैं कि जब, या फिर इससे भी देख सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये वाला जो होगा ये होगा आपका कायरल, जिसकी मिरर इमेज उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ये होगा कायरल। और जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल बन जाए वो होगा आपका ए कायरल। ठीक है, तो अब देखते हैं एसेंशियल कंडीशंस। एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री और दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दो चीजें अगर आपने किसी भी कंपाउंड के अंदर चेक कर ली तो आप उसको बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स डी और एल बनेंगे या नहीं बनेंगे। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर एक कोई भी पॉइंट ऐसा जिससे कि सेम डिस्टेंस पे एक सेम पॉइंट हो और इधर भी सेम डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट या दूसरा एटम हो, जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो ये कोई पॉइंट है, इसके सेंटर में बिल्कुल ले लिया जाए, इससे यहाँ इस कॉर्नर पे सेम चीज, यहाँ भी सेम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर सारे लिगेंड सेम है तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट नहीं होती। स्क्वायर प्लानर में भी ये प्रेजेंट होती है अगर लिगेंड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लगे हैं। तो आपको चेक करनी है सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, प्लेन और एक्सिस के ऊपर एक पूरा टॉपिक है, दैट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी अगर आपने थोड़ी सी भी उसका बेसिक आइडिया आपको होगा तो प्लेन्स के बारे में आपको पता होगा कि कैसे कैसे हम प्लेन लगा सकते हैं। जैसे क्यूब के अंदर है कि कहाँ कहाँ से आप प्लेन लगा सकते हैं। प्लेन किसी मॉलिक्यूल के अंदर तब लगता है जब आप उसको जहां से कट करें उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल हो। जो एटम लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे है वही सेम एटम राइट हैंड साइड पे उसी पोजीशन पे हो। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये है बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसको कहेंगे हम 2 3 4 5 3 5 डाइमिथाइल बेंजीन। 3 5 डाइमिथाइल बेंजीन के अंदर अगर मैं इसको यहां से बाइसेक्ट करूं तो ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन के जैसा है, बिल्कुल सेम। ये वाला CH3 मिथाइल ग्रुप इस वाले मिथाइल ग्रुप को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये कार्बन जो है बाइसेक्ट हुआ है। दो तरीके के एटम्स होते हैं, जो बाइसेक्ट हुए हैं और जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो प्लेन में जहां से आप प्लेन डाल रहे हो वो एटम्स होंगे बाइसेक्ट और उसके इधर के और इधर के एटम होंगे रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्शन जो है सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बिल्कुल सेम है, सारे एटम्स सेम पोजीशन पे सेम है, तो उसके अंदर प्लेन लगा है। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं, अगर प्लेन लग जाता है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों चीजें या दोनों में से कोई भी एक किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप के होते हैं जिसमें 4 लिगेंड होते हैं और चारों कुछ इस तरीके से होते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये दो एक प्लेन में होंगे और ये वाले दो एक प्लेन में होंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर एब्सेंट होती है, ये बात आप बिल्कुल मतलब सेव कर लीजिए। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम, मैंने अभी बताया कि ये वाले दो एक प्लेन में और ये वाले दो एक प्लेन में, तो आप कोई एक प्लेन यहां से डाल सकते हैं जो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा और इनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्लेन आपको बार बार अलग अलग कंपाउंड में चेक करना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर कोई भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड इस टाइप का है, ML4 टाइप का मेटल, और इसके अंदर 4 लिगेंड और चारों सेम है, तो इसके अंदर इजीली प्लेन डल सकते हैं, बहुत सारे प्लेन लग सकते हैं। तो ये वाला कंपाउंड आपका हुआ ऑप्टिकली क्या हुआ, इनएक्टिव। ठीक है, इसके डी और एल फॉर्म नहीं बन सकती। अगर कोई इस टाइप का है MA3B टाइप का मेटल, 3 लिगेंड एक जैसे हैं और चौथा लिगेंड अलग है, तो भी इसके अंदर प्लेन डल सकता है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर कोई इस टाइप का है MA2B2, तो MA2B2 टाइप में भी इसके अंदर प्लेन लग सकता है। तो इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं, तीनों टाइप जो मैंने बताए हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। MABCD टाइप के जो कंपाउंड होंगे, जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होंगे, MABCD टाइप के, यानी कि चारों के चारों लिगेंड अलग अलग नेचर के हों। जैसे कि इसमें यहाँ पे क्या है, सल्फर है, यहाँ पे क्या है आपका C6H5COO, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है C2H5। चारों कॉर्नर्स पे अलग अलग टाइप के लिगेंड लगे हैं। इसमें आप कहीं से भी प्लेन नहीं लगा सकते, और चूंकि ये टेट्राहेड्रल है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका मिरर इमेज इससे बिल्कुल अलग होगा, तो वो भी एज अ आइसोमर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग आइसोमर होंगे डी और एल, और इस टाइप के कंपाउंड्स आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ये बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या करना है, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए कि इसके अंदर आइसोमर्स निकालिए, सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं उसके, यानी कि सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस ड्रॉ करने के बाद आपने चेक करना है कि इसके अंदर कौन से के अंदर प्लेन लग सकता है और किसके अंदर नहीं लग सकता, अलग अलग चेक करना है।
तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अगर आप अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले लिगेंड्स को हटा दो, जिसमें कि सारे प्लेन्स सारे जो एटम्स होते हैं 5 के 5 मेटल प्लस लिगेंड सारे एक ही प्लेन में होते हैं, वही होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसके अंदर सिस और ट्रांस में आप प्लेन लगा सकते हो, तो आपको प्लेन लगा लगा के चेक करना है कि कहाँ पे प्लेन पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं है। जैसे इस वाले में है कि यहाँ से प्लेन लग सकता है, यहाँ से प्लेन लग सकता है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हुआ आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन डालना आपको इसमें आना चाहिए कि प्लेन कैसे लगाया जाता है, और वो ग्रुप थ्योरी आपको बताएगी। ग्रुप थ्योरी के कुछ रूल्स होते हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लेन कैसे डाला जाता है। उसके लिए आपको पहले उस कंपाउंड को 3D में इमेजिन करना होगा, ये देखना होगा कौन से एटम जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं और कौन से एटम जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, फीचर्स के बारे में पढ़ा है, ये एक एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल से देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके एक ही कंपाउंड है ये, इसके बहुत सारे आइसोमर्स है, ये अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये सारे आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, नंबर ऑफ एटम सेम है, सेम टाइप के हैं, बट उनका अटैचमेंट जो है वो अलग अलग सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के ये वाली जो लाइन होती है वर्बल नॉन कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं होती है इसको कहते हैं अबव द प्लेन, कि यहाँ पर फ्लो कैसे होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ डाउनवर्ड। अब ये वाली फॉर्म आप देखिए, इसके अंदर क्या है कि प्लेटिनम सेंट्रल में है, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, चारों कॉर्नर्स पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद जो है जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर की साइड दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, बिलो द प्लेन है, और इधर भी दोनों सेम है बिलो द प्लेन। तो आप इसमें प्लेन लगा सकते हो, कहाँ से लगा सकते हो आप इसके अंदर प्लेन? एक प्लेन यहाँ से लगा सकते हो, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ भी। और दूसरा प्लेन अगर आप इसके अंदर लगाओगे तो वो यहाँ से लगा सकते हो, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला नाइट्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये बाकी का बचा ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सारे एटम्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है। मिथाइल ग्रुप भी क्या है, दोनों साइड बिलो द प्लेन है। तो ये हुआ आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, लेकिन है दोनों साइड सेम, और एक है आपका अबव द प्लेन। तो इसमें भी आप यहाँ से प्लेन लगा सकते हो, यहाँ वाला प्लेन इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ से प्लेन लगा सकते हो। ये वाला मिथाइल ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने प्लेन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर लगे, अगर एक भी मिनिमम प्लेन लग जाता है तो फिर वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये इसी का आइसोमर है, इस पे क्या है कि ये दोनों जो है बिलो द प्लेन है मिथाइल, बट अगर आप इधर की साइड देखें, अगर मैं यहाँ से प्लेन डालने की कोशिश करूं, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप की पोजीशन सेम है, दोनों आपके कैसे हैं, बिलो द प्लेन है, बट ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है बिलो द प्लेन है और ये वाला अबव द प्लेन है, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। एक ऊपर की साइड है प्लेन के और एक नीचे की साइड है, दोनों रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें प्लेन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ से अप्लाई करूं तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो ये कंपाउंड आपका हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेम। अगर यहाँ से प्लेन ट्राई किया जाए तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं किए करेंगे, अगर यहाँ से करें तो ये भी नहीं करेंगे, तो इसमें भी कोई भी प्लेन पॉसिबल नहीं है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इधर दोनों मिथाइल जो है बिलो द प्लेन है, इधर दोनों मिथाइल अबव द प्लेन है, तो इसमें भी आप कहीं से भी प्लेन नहीं लगा सकते, तो ये भी आपका क्या हुआ, ऑप्टिकली। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अभी तक हमने देखा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम,
और 6 होते हैं आपके लिगेंड। Ml6 से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्लेन लगाना, लेकिन अगर आपने एक बार इस कंपाउंड को ऑक्टाहेड्रल शेप अगर आपको अच्छे से पता है कि उसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, किस किस तरीके से उसको ड्रॉ किया जा सकता है, तो आप इजीली प्लेन लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका सिस फॉर्म। इसके अंदर चेक करना है कि प्लेन कहाँ से पॉसिबल है। अब सिस फॉर्म के अंदर हम प्लेन कहाँ से लगा सकते हैं, हम प्लेन लगा सकते हैं यहाँ से, ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन होगा जिसके अंदर ये सारे एटम्स जो होंगे बाइसेक्ट हो जाएंगे। अमोनिया, वाटर, Cl, अमोनिया और कोबाल्ट, ये सारे बाइसेक्ट हो जाएंगे और NH3 और NH3 जो है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर ये वाला प्लेन पॉसिबल है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्म में कहाँ से प्लेन लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में प्लेन लगेगा यहां से, ये वाला प्लेन लगेगा जिसके अंदर 3 एटम बाइसेक्ट होंगे। कौन कौन से, वाटर, कोबाल्ट और Cl। और ये जो होंगे ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, NH3 NH3 और इधर। ठीक है, तो प्लेन इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन से प्लेन चेक करना है जहां से पॉसिबल हो। ठीक है, अगर प्लेन एक भी किसी कंपाउंड के अंदर, वैसे ऑक्टाहेड्रल में एक से ज्यादा प्लेन पॉसिबल होते हैं, बट अगर मिनिमम एक भी आपको मिल जाए तो वो हुआ आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं फेशियल और मेरिडोनियल। जब मैंने आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी तो उसमें सिस और ट्रांस के अलावा एक पेयर ऑफ आइसोमर्स और पढ़ाया था, वो क्या था, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल और मेरिडोनियल क्या होता है, जब दो टाइप के लिगेंड सेम हो, दो लिगेंड सेम हो तो होता है सिस और ट्रांस। जब तीन तीन सेम आ जाए, यानी कि Ma3B3 टाइप का अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा, फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स बनते हैं। ओके, तो इसमें आपको चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो इसमें प्लेन कहाँ से लग सकता है, यहाँ से प्लेन पॉसिबल है, ये Cl इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको, और ये सारे हो जाएंगे बाइसेक्ट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर प्लेन कहाँ से पॉसिबल है। सेम ये वाला प्लेन इसके अंदर पॉसिबल है, 5 के 5 एटम बाइसेक्ट और ये वाला Cl इस वाले Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कहीं से आप प्लेन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अब ये आप देख के ही बता सकते हैं कि इसके अंदर प्लेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 के 6 लिगेंड अलग अलग है। अब जब 6 की 6 चीज अलग अलग है तो कहीं से भी आप प्लेन इसके अंदर नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसके दो आइसोमर्स होंगे, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। ठीक है, ये वाला D यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये वाला होगा L यानी कि लीवो रोटेटरी। इसी तरीके से इस वाले कंपाउंड के बनेंगे। अब आपको क्या करना है, आइसोमेरिज्म दोनों टाइप की, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ी थी स्ट्रक्चरल, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के, स्ट्रक्चरल के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा टाइप की आइसोमेरिज्म है, बट उसमें क्या है कि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। लेकिन जो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है प्लस साथ में ज्योमेट्रिकल है, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इजीली आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तब आपको ये करना है कि क्वेश्चंस जो है अलग अलग टाइप के करके देखने हैं उसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।